हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट एंड क्लियर बॉटनी। सो बेटा, आज हम लोग अपना एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके सारे नोट्स बेटे मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके अलावा ऐसा और कोई इंपॉर्टेंट चीज बची नहीं है उसके अंदर। सो जितने भी आपके ये नोट्स हैं उनको आप एक बार ठीक से पढ़ लो, अच्छे से ध्यान से। और इसके साथ साथ मैं आज एनसीईआरटी से जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैक्सिमम फ्रेम होते हैं, उसके लिए मैं आज आपको ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो के अंदर सारी अंडरलाइन करके मैं आपको जो भी कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे भाई बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज चैनल विजिट किया है, बट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, so are we not lucky that plant reproduce through sexually? The merits of flower that we enjoyed grazing at, the scent and the perfume that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plant shows sexual reproduction. Okay, so जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, अगर कभी भी फ्लावरिंग प्लांट की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं? दैट इज, हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे दैट इज द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म हैं बेटा, हम लोग उनकी बात कर रहे होते हैं। A look at the diversity of structure of the inflorescence, flower and floral part shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction, the fruit and seed. Surely यही जो दो हमारे प्रोडक्ट हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं हमारे, तो उनके अंदर मेन चीज हमारी क्या होती है कि पहले एंडोस्पर्म बनेगा, वही एंडोस्पर्म, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ओवरी हमारी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर एंड ओव्यूल्स का कन्वर्जन हो जाता है सीड के अंदर। तो जो मेन प्राइमरी अगर हम देखें इंपॉर्टेंट अगर कोई थिंग होती है आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज द सीड्स एंड fruit. Okay, so in this chapter let us understand the morphology, structure and process of sexual reproduction in flowering plant. Okay, so हम लोग start करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको सेम हेडिंग डलवाई थी बेटा, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, so human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. हर जगह पर flower use होते हैं। They have always been used as symbol for conveying important human feeling. हर जगह आपने देखा होगा, जो भी जगह होती है, अगर कहीं आप बहुत खुश हो तो आप ब्राइट कलर फ्लावर्स दे रहे होते हो। अगर कहीं थोड़ा सा माहौल खराब है या फिर आप कह सकते हो कि कहीं सैडनेस है, तो उस जगह पर हम लोग फ्लावर को एक मतलब व्हाइट कलर के फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। तो इससे क्या होता है कि हम इससे अपना जो भी अपनी सब चीजें होती हैं, हम अपनी खुशी है, अपना दुख है, वो हम सभी चीजें इन फ्लावर्स के थ्रू हम लोग बांटते हैं। ओके ना, सो सच एज लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, mourning, etc. List at least 5 flowers of ornamental values that are commonly cultivated at homes and in gardens. Okay, find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family. तो आप लोग इसको देखना, बहुत सिंपल से 5 आपको मिल जाएंगे। ओके ना, सो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लावर्स जो होते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन अर्लियर क्लासेस you have read the various part of the flower. Figure 1.1 will help you recall the part of typical flower. Can you name the two part in a flower in which the two most important unit of sexual reproduction develop? कौन कौन सी होती हैं यहाँ पर sexual reproduction develop होता है? स्टेमन होगा और पिस्टल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं, ये आपने देखा होगा क्लास 10th के अंदर भी। आप एज इट इज एक आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा जिसके अंदर ये रही आपके दीज आर द पेटल्स, ठीक है, ये पेटल्स हैं। पेटल्स बेसिकली अट्रैक्टिव पार्ट, ये सेपल्स हैं जो बर्ड स्टेज, फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है बेटा थैलेमस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा थैलेमस को। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दिस पार्ट, दिस इज थैलेमस, ठीक है। यहाँ पर दिस इज फिलामेंट, ये क्या है, दिस इज एंथर। टुगेदर अगर हम एंथर और फिलामेंट को देखें तो क्या बनेगा, दैट इज द स्टेमन,
ठीक है, इसको हम लोग स्टेमन बोल देंगे। ये रही हमारा स्टाइल, दिस वन इज द स्टिग्मा एंड दिस वन इज ओवरी। तीनों को मिलाकर क्या बनता है, दिस वन रिप्रेजेंटेड एज पिस्टल। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल पार्ट्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ना, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। सो मस्ट बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed, ये यहाँ से बेटा अंडरलाइन कर लेना, inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flower। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, वेनेशंस हो गए, ये सारे के सारे टर्म्स हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th की मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। So in the flower, the male and the female reproductive system, the androecium and the gynoecium differentiate and develop। ठीक है, आपको पता है एंड्रोशियम किसको बोलते हैं, that is the male reproductive system and gynoecium is a female reproductive system। So you would recollect the androecium consists of a whorl of stamen representing the male reproductive organ and gynoecium represent the female reproductive organ। ठीक है, so अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, that is the stamen, microsporangium and pollen grains। ओके ना, तो फिगर 1.2a shows that this one, ठीक है, ये वाला जो फिगर है shows that the two part of a typical stamen, the long and cylindrical stalk called the filament, ये वाला जो बड़ा सा पार्ट है इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, और जो टर्मिनल एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ से अटैच होगा, ये थैलेमस से अटैच होगा। अभी मैंने आपको बताया, इवन आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ऑल ऑफ द फ्लोरल वर्ल्स दे आर अटैच टू द थैलेमस। ओके ना, सारे के सारे फ्लोरल वर्ल्स हमारे थैलेमस से अटैच होते हैं। और द पेटल्स ऑफ द फ्लावर, द नंबर एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये हर एक फ्लावर के अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जो स्टेमेन के नंबर हैं या फिर स्टेमेन की लेंथ वो डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के, उसमें वेरी होते हैं। So if you were to collect stamen each from 10 flower, each from different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in the nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in the shape and attachment of the anther in a different flower। Okay ना, so a typical angiosperm, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको ध्यान से। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब हैज टू थीका। ठीक है, हमेशा एक टिपिकल जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, हैविंग ईच लोब, हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायथीकस बोलते हैं। सो मैंने आपको ऑलरेडी ये मोनोथीकस डायथीकस ही मैंने आपको बता दिया है सारी चीजें। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीकम। लेट अस अंडरस्टैंड द various type of the tissue and their organization in the TS of an anther. The bilobe nature of an anther is very distinct to the TS of an anther. So anther is a four side tetragonal structure। मैंने आपको चार साइड का स्ट्रक्चर ये दिखाया था बना करके। consist of four microsporangia located at the corner, two in each lobe। एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। So जो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। तो जैसे जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया धीरे धीरे करके डेवलप होगा उससे आगे जाकर क्या बन जाएगा, पॉलन सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। दे एक्सटेंडेड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ microsporangium in a transverse section of typical microsporangium, it appears near circular in outline। okay, it is generally surrounded by four layer। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर। कौन कौन सी वॉल लेयर्स है यहाँ पर, इसमें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। ठीक है, सो ये कौन कौन सी है, चार डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं। सबसे बाहर की है एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद में मिडल लेयर एंड लास्ट में सबसे इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं हमारे टेपेटम। टेपेटम अगर हम देखें तो बाकी जो बाहर की तीनों लेयर है वो किस में हेल्प कर रही है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है। जो टेपेटम है वो किस में हेल्प करती है, न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। ठीक है ना, सो जो आउटर थ्री वॉल
outer three wall perform the function of the protection and help in the dehiscence of the anther to release the pollen. The innermost layer, that is the tapetum. तो सबसे innermost layer है वो कौन सी है? That is the tapetum. This nourish the developing pollen grain. तो ये बेसिकली क्या काम करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है. बेटे ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, ये 4 लेयर्स का क्वेश्चन, ये आपके बेटे नीट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम देखें तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये आपका जो सीबीएसई का बोर्ड होगा, इस बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है. तो इसको काफी अच्छे से ध्यान कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, ठीक है ना. So cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. So can you think how tapetal cells become binucleated? So when the anther is young, जब एंथर यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल, जब एंथर यंग होता है तो जो होमोजीनियस सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं? दैट इज द स्पोरोजीनस टिश्यूज एंड ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजियम. अब इसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पर, दैट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एज द एंथर डेवलप द सेल्स ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यूज एज द एंथर, बेटा ये लाइन आपको एज इट इज लिखनी है आपके बोर्ड के पेपर में. So as the anther develop, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन अगर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, तो उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है ना. यहाँ पर ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, फर्स्ट डायग्राम, ये इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये जो आपको यहाँ बेटा सेकंड वाला डायग्राम दिख रहा है, दिस डायग्राम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है अपना, इसको आप लोग बेटा देख लेना, इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन. इसमें यहाँ पर आपको सारी की सारी लेयर, मैंने वैसे ऑलरेडी सारा ये डायग्राम आपको बनाकर दिखा दिया है, जो हमारे नोट्स हैं उसके अंदर सारा का सारा ये डायग्राम कंप्लीट कंटेंट है, यहाँ से आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई आ जाते हैं कोई भी चीज. और एक चीज और ध्यान रखना, जब कभी भी डायग्राम को पढ़ो तो डायग्राम के साथ साथ बेटा ये भी देख लेना कि उसकी जो हेडिंग है वो क्या दे रखी है, ठीक है. तो जो डायग्राम की हेडिंग है वो भी देख लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. As each of the sporogenous tissue is capable to give rise to a microspore tetrad, ठीक है, as each sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore, the process of formation of microspore from my pollen mother cell or microspore mother cell, that is known as microsporogenesis. So microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cell. 4 सेल में माइक्रोस्पोर जो बनते हैं तो वो 4 सेल के अंदर क्लस्टर में होते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं. माइक्रोस्पोर टेट्राड बताया था मैंने आपको, कैलोज का काफी वर्क होता है, इसमें काफी काम होता है, कैलोज की वजह से ये आपस में जुड़े होते हैं. फिर आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द कैलोज विद द हेल्प ऑफ द कैलेज एंजाइम, सो यहाँ से ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना. सो एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स. सो इनसाइड ओरेंजियम, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. तो यहाँ से ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है. नाउ प्रोसीड करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द पोलन ग्रेन्स. सो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान से लर्न कर लो ना. जो पोलन ग्रेन है दैट रिप्रेजेंटेड एज अ मेल गैमेटोफाइट, ओके ना. इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और any other flower you will find portion of yellowish powdery pollen grains on your finger. हमेशा देखना आप बेटा, कोई भी अगर फ्लावर है उसके पेटल्स आप रिमूव करोगे तो पेटल्स रिमूव करने के बाद में आपको एक येलोइश पाउडरी स्ट्रक्चर नजर आएगा. वो जो येलोइश पाउडरी स्ट्रक्चर होता है दैट रिप्रेजेंटेड एज अ पोलन ग्रेन, ठीक है ना. वो पोलन ग्रेन बेसिकली येलो कलर के क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कैरोटीनॉइड पिगमेंट व्हिच गिव्स येलो कलर टू द पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना. So sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope. ठीक है, माइक्रोस्कोप में आप देखोगे. So you will really be amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grain from different species. अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. Pollen grains are generally
स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है, ये इसका साइज पूछा जा सकता है, शेप पूछी जा सकती है। प्रोमिनेंट दो लेयर इसकी प्रेजेंट होती हैं, हार्ड आउटर लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, किससे बनी हुई है ये, स्पोरोपोलिन से बनी हुई है। यहाँ से विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, जो आज तक का सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिक मटेरियल जाना गया है। ये कैसा है, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिडिक एंड एल्कली कंडीशन, ठीक है ना। कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं बना है जो अभी तक स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। सो ये सारी लाइन यहाँ पर भाई काफी इंपॉर्टेंट है, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द pollen grains, ठीक है। pollen grain एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, आपको मैंने बताया था कि जो आउटर कवरिंग है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, तो वहां पर कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग जर्म पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम मोनोकॉट्स में देखें तो मोनोकैल्पेट कंडीशन होती है, व्हाइल इन केस ऑफ द डाइकॉट ट्राइकैल्पेट कंडीशन, मतलब 3 मैक्सिमम जर्म पोर प्रेजेंट हो सकते हैं इन केस ऑफ द डाइकॉट प्लांट। So pollen grains exine has prominent aperture called germ pore where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as a fossil because of the presence of sporopollenin. पॉलन ग्रेन को हम लोग बहुत आराम से फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व करके रख सकते हैं क्योंकि उसके अंदर स्पोरोपोलिन है, स्पोरोपोलिन को कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। व्हाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? ये सब आपको मैंने बता दिया है। जर्म पोर का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यही जो जर्म पोर है इसी से आगे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और जो पॉलन ट्यूब की मेम्ब्रेन है वो कौन, इनर मेम्ब्रेन वो कौन बनाता है, दैट इज द इंटाइन, ठीक है ना। सो इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन दैट इज नोन एज इंटाइन, ये थिन कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ओके ना। साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब धीरे धीरे करके जब ये पॉलन ग्रेन बन गए हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर होगी यहाँ पर एसिमेट्रिकल माइटोसिस, जिसकी वजह से एक लार्ज साइज सेल बनेगा और एक स्मॉल साइज सेल, ठीक है ना। तो एक हमारा वेजिटेटिव सेल बन जाएगा और एक हमारा जनरेटिव सेल बनेगा। सो व्हेन द पॉलन ग्रेन मैच्योर इट कंटेन 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स, ठीक है ना। वेजिटेटिव सेल कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, व्हाइल जनरेटिव सेल्स जो होते हैं दे आर स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इजीली पूछा जा सकता है कि जो जनरेटिव सेल है वो बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो जनरेटिव सेल कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि वो कैसे एंटर करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो हमेशा इंटाइन की मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, उसको हटाने के लिए वहां पर कैलोज यूज होता है, जिसकी वजह से कैलोज फिर आगे कैलोज को डाइजेस्ट करता है और जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल है वो कहाँ पर है, दैट इज इन द फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। इट इज अ स्पिंडल शेप। बेटा ये जो शेप्स के नेम है इनको ध्यान से देख लेना, क्योंकि कई बार कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं लाइन से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये शेप्स हैं, इट इज स्पिंडल शेप, ठीक है, स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shedded two-celled stage. In the remaining species, generative cell divide mitotically to give rise to the two male gamete before at the shed, ठीक है ना। तो 2-cell stage कौन सी होती है, that means the vegetative and the generative cell, और 3-cell कौन सी होती है, that is the vegetative and 2 male gamete। तो जो जनरेटिव है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइटोसिस करके 2 नए आगे सेल्स बनाती हैं जो आगे जाकर हमारे आप कह सकते हो मेल गैमेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। So pollen grains of many species cause allergies and bronchial afflictions, ठीक है, यहाँ से ये पूछा जाता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू द chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parthenium, this is very important, और carrot grass that came in India as a contaminant with the imported wheat, इसको लर्न कर लेना, यहाँ से ये पता होना चाहिए आपको। has become यूबिक्विटस इन अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी, ठीक है। और जो पॉलन एलर्जी होती है, जो उससे जो फीवर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हे फीवर, ठीक है भाई। चलो, so pollen grains are rich in nutrients, it has become a fashion in recent years, ठीक है।
recent year to use pollen tablets as a food supplement. Okay na? In Western culture, large number of pollen product in the form of a tablet and syrup were available in the market. Pollen consumption can be claimed to increase the performance of the athletes and race horses. ठीक है, तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, इसको देख लेना। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पर इसकी वायबिलिटी भी बताऊंगी और इसकी प्रिजर्वेशन भी बताऊंगी, ठीक है ना। तो इसमें ये भी होता है कि कितनी कितनी वायबिलिटी है, कि कितने टाइम तक ये फंक्शनल रह सकते हैं, कौन कौन से अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, एज वेल एज इनका प्रिजर्वेशन, कहाँ पर इसको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है ना। So when they are shed, pollen grains have land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. How long do you think the pollen grain retain viability? So period for which pollen grain remain viable in highly variable and some extent depends on the prevailing temperature and humidity. इसको हम लोग viability बोलते हैं। Some cereals such as rice and wheat pollen viability that is about 30 minutes. Okay na? And in some members of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae maintain for the month. ठीक है, तो 1 month की viability होती है। You may have heard about storing semen sperms of many animals including human for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of a large number of species for a year इन लिक्विड नाइट्रोजन। कहाँ पर करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत लंबे लंबे सालों तक स्टोर करके रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन टेम्परेचर दैट इज द -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड pollen can be used as a pollen bank। ठीक है, तो pollen banks होते हैं और ये जो यहाँ टेक्निक होती है जिससे यहाँ पर ये प्रिजर्व करके रखते हैं, दिस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटा आपको ये लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में पूछा जाएगा और ये टेक्निक के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। So gynoecium represent the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of single pistil, मोनोकार्पलरी भी हो सकता है। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा है तो मल्टीकार्पलरी। ठीक है ना। When they are more than one, the pistil may be fused, that is the syncarpus। ठीक है, तो एपोका मल्टीकार्पलरी में भी ये हो सकता है ना कि जो कार्पल्स हैं वो फ्री होंगे या फिर फ्यूज होंगे। तो अगर फ्यूज होगा तो दैट इज नोन एज सिनकार्पस और अगर फ्री होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज एपोकार्पस। Each pistil has 3 parts: stigma, style and ovary. Stigma serves as a landing platform for the pollen grains. The style is the elongated slender part beneath the stigma. The basal bulge part of the pistil is ovary. Inside the ovary, ovarian cavity locules present है. Placenta is located inside the ovarian cavity. Recall the definition and types of placentation that you have studied in already class 11th morphology. ठीक है ना। Okay, so arising from the placenta are the megasporangia, commonly called ovules. The number of ovule in an ovary may be 1। ठीक है, अगर मतलब एक में एक ओवरी, ठीक है, एक ओव्यूल दैट इज द व्हीट, पैडी, मैंगो, और एक से ज्यादा तो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। ये एग्जाम्पल बेटे याद कर लेना, इन एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। Megasporangium, let us familiarize ourselves with the structure of typical angiosperm ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicle। ये सारी लाइंस मैंने आपको सब लिखवाई हुई हैं कि ये पूरा मैंने आपको अलग अलग टाइप के ओव्यूल्स बताए थे। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, तो मैंने बहुत सारे आपको ओव्यूल्स बताए थे। सभी के अंदर सिर्फ कर्वेचर का डिफरेंस होता है। सो यहाँ पर जो सबसे पहले फ्यूनिकल है, ये डायरेक्ट लाइन आएगी। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो भी मैंने आपको बोली थी ये चीज कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ओव्यूल्स ऑफ ए स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ a stalk called funicle. The body of an ovule fused with the funicle that is known as hilum। ठीक है, जहां से फ्यूज करते हैं हाइलम। Thus hilum represent the junction between the ovule and the funicle. Each ovule has two protective envelope called one or two protective called integuments. Integument encircle the nucleus except at the tip where the small opening called the micropyle is organized। ठीक है, जहाँ पर इंटेगुमेंट्स एब्सेंट होते हैं उस रीजन को हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल वहां पर चैलेजा प्रेजेंट होता है, चैलेजल एंड, सो रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल।
एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल, ठीक है, अंदर इंटेगुमेंट्स के अंदर एक बहुत सारा मास ऑफ सेल होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, लोकेटिंग इन अ न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक और द फीमेल गैमेटोफाइट। तो न्यूक्लियस के पास ही आप देखोगे एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। ओके ना। Megasporogenesis, that is the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell, is called megasporogenesis. Ovules generally differentiate and a single megaspore mother cell in a micropyle region, of the nucleus. It is a large cell containing, यहाँ से it is a large cell containing dense cytoplasm and prominent nucleus. यहाँ पर ये सब बड़ा है, यहाँ पर लाइंस देख लेना, इन्हीं के रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So MMC undergoes meiotic division. What is the importance of megaspore mother cell undergo meiosis? Meiosis result in the formation of 4 megaspores, ठीक है। तो यहाँ पर 4 megaspores का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये आपको सारे सेल्स नजर आ रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ये मैंने सब आपको बना करके दिखाया है, ठीक है। ये सारा का सारा हर एक स्ट्रक्चर, ये सब चीजें बेटा मैंने आपको बना करके दिखाई है डायग्राम में, इनको आप लोग देख लेना। मैंने आपको डिटेल में पॉलीगोनम और ये अपना ऑर्थोट्रोपस टाइप जो अपना पूरा है पॉलीगोनम, ठीक है, और ये ओइनोथीरा, सॉरी है ना, पॉलीगोनम एंड ओइनोथीरा, इन दोनों का मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस किस तरीके से कौन कौन से सेल्स होते हैं। हमेशा ध्यान रखना जहां पर माइक्रोपाइल होगी, ठीक है, जहां पर माइक्रोपाइल प्रेजेंट है वहीं पर सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं और उसके ऑपोजिट प्रेजेंट होता है हमेशा चैलेसा। ओके ना। So, female gametophyte in a majority of a flowering plant, one of the megaspore is functional. Majority of flowering plant one megaspore जो होता है megaspore वो functional होगा, बाकी 3 जो megaspore हैं वो degenerate हो जाते हैं। So only functional megaspore develop into a female gametophyte, that is the embryo sac. तो जो भी functional megaspore होगा सिर्फ वही आगे जा करके female gametophyte में convert होगा, बाकी 3 जो होते हैं वो degenerate हो जाते हैं। So this method of the embryo sac formation from a single megaspore is known as monosporic type, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया था, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। ओके ना। Let us study about the formation of the embryo sac in detail. The nucleus of a functional megaspore divide mitotically to form 2 nuclei which move to the opposite pole, forming the 2 nucleated embryo sac. 2 more sequential mitotic nuclear division result in the formation of 4 nucleate and 8 nucleated stage of the embryo sac. It is of interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed by cell wall formation. मतलब यहाँ पर क्या है आपको बताया था मैंने कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस एब्सेंट है, जिसकी वजह से आफ्टर द 8 nucleated stage cell walls are let down leading to the organization of a typical female gametophyte or the embryo sac. Observe the distribution of the cell inside the embryo sac. 6 of the 8 nuclei are surrounded by the cell wall. जो 6 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, 8 में से जो 6 न्यूक्लियस हैं वो सेल बन जाएंगे बेसिकली सराउंडेड बाय अ सेल वॉल, बाकी जो 2 होते हैं बीच में रिमेनिंग 2 उनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। एंड वो जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लार्ज सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। So there is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar. 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट है, जिनमें 2 को हम बोलते हैं सिनर्जिड और एक होता है एग सेल। So micropylar constitute the egg apparatus. Egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell. Okay na. So synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip called the, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं दूसरे कलर से यहाँ मेंशन कर रही हूँ। The synergids have a special cellular thickening at the micropyle called the filiform apparatus, which plays an important role in guiding the pollen tube into the synergids. बहुत important चीज है, जो synergids हैं उनका काम क्या होता है, pollen tube को attract करना, और जो filiforms हैं उनका काम क्या करना है, pollen tube को guide करना कि वो synergids के अंदर तक कैसे enter कर पाते हैं, मतलब micropyle से अंदर कैसे enter कर पाते हैं। So 3 cells are at the chalazal end. 3 सेल हमारे chalazar पे present है, उसको antipodal cell बोलते हैं। Large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei. Thus typical angiosperm में अगर हम लोग बात करें embryo sac के अंदर there is 8 nucleus and 7 cells they are present. ठीक है, तो 7 cell 8 nucleus कंडीशन प्रेजेंट होती है। इस पूरे पैराग्राफ में से बेटा मैंने जितना अंडरलाइन किया ऑलमोस्ट ये पूरा पैराग्राफ हमारा अंडरलाइन हो चुका है। सारी की सारी लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी लाइंस को बड़ा बाय हार्ट अच्छे से एक बार पढ़ लो ना, ध्यान से देख लेना।
नाउ अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, दैट इज द pollination. ठीक है, so preceding section you have learned that the male and the female gamete in the flowering plant are produced in the pollen grains and embryo sac respectively, as both type of the gametes are non motile. ठीक है, जो भी gametes बन रहे हैं egg cell भी non motile है और जो male gamete बना है वो भी non motile है. So they have to be brought together to fertilize to occur. How is this achieved? तो ये pollination के थ्रू होता है. Pollination is a mechanism to achieve this object. It is a transfer of pollen grain from anther to the stigma of a pistil, that is known as pollination. ठीक है, so pollination flower जो plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use of external agent to achieve pollination. Can you list the possible external agents? So kinds of pollination depending on the source of pollen. Pollen grain can be divided into three types. जो pollination है वो three different type का है, autogamy, geitonogamy and xenogamy. ठीक है, ये terms आपको याद होनी चाहिए. तीनों के तीनों पॉलिनेशन का ये जो पूरा टॉपिक है आपका, बेटा ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है. ओके ना. So first one, that is the autogamy. So autogamy क्या होता है? In this type pollination is achieved within the same flower. So transfer of pollen grain from anther to stigma of a same flower. कोई भी आपको बताया था मैंने, सेम फ्लावर के अंदर जो pollen grain का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग autogamy बोलते हैं. Normal flower which open and expose the anther and the stigma, complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flower quite synchrony in pollen release and stigma receptivity are also. The anther and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. ठीक है, some plants such as viola, oxalis and commelina produced by two types of the flower. एक है कैस्मोगैमस और एक है हमारे क्लाइस्टोगैमस. कैस्मोगैमस फ्लावर बेटे कौन से होते हैं? कैस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा. ठीक है, जो नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं जो ओपन होते हैं, और जो क्लाइस्टोगैमस हैं वो कौन से होते हैं? जो कभी भी ओपन नहीं होते, विच डू नॉट ओपन एट ऑल. और इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज द ग्राउंडनट. ठीक है, so in such flower the anther and stigma lie close to each other. When anther dies in the flower buds, pollen grain come in contact with the stigma to effect pollination. Thus cleistogamous flower are invariably autogamous as there is no chance of the cross pollination landing on the stigma. ठीक है, क्योंकि ये हमेशा क्लोज रहते हैं. बड में रहना और क्लोज रहना दोनों फर्क होता है. बड का मतलब क्या है? फ्लावर अभी मेच्योर नहीं हुआ. और जो क्लोज फ्लावर है क्लाइस्टोगैमस फ्लावर, इसका मतलब क्या है? फ्लावर मेच्योर हो गया है बट उसके जो पेटल्स हैं वो खुले नहीं है, तो जो अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक्सपोज नहीं हुए. ठीक है ना. So cleistogamous flower produce assured seed set even in the absence of the pollinator. ठीक है, pollinator हो चाहे ना हो, इनके बीच में आराम से pollination हो जाता है. तो ये है proper self pollination. ओके ना. दोनों में से जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा कौन सा होता है? दैट इज द कैस्मोगैमस, क्योंकि इससे वेरिएशन होता है. क्लाइस्टोगैमस से वेरिएशन कॉज नहीं होता. ठीक है ना. नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, दैट इज नोन एज जिटेनोगैमी. जिटेनोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? ये अंडरलाइन कर लेना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. Deuterogamy, that is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of another flower of the same plant. ठीक है, एक ही प्लांट में अगर दो फ्लावर है, ठीक है, तो दो अलग अलग फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग जिटेनोगैमी बोलते हैं. जिटेनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट. जनरली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी सिंस pollen grain come from the same plant. तो ये कैसे होते हैं? हमारे pollen grain एक ही प्लांट से आ रहे हैं, तो आप इसे कह सकते हो इसमें सिर्फ पॉलिनेशन करवाने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है. अदरवाइज ये भी जो है दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. ओके ना. लास्ट कैटेगरी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट इज नोन एज xenogamy. सो ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of a different plant. ठीक है, डिफरेंट प्लांट के अंदर दिस टाइप ऑफ द पॉलिनेशन विच अकर ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन. तो एक यही हमारी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर जो पॉलिनेशन है उसकी वजह से जो वेरिएशन कॉज होता है, जेनेटिक वेरिएशन, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? ज़ेनोगैमी की वजह से होता है. ठीक है, यहाँ पर एक आपको डायग्राम दे रखा है बेटा. ये दे रखा है आपको कैस्मोगैमस फ्लावर. कैस्मोगैमस का मतलब क्या है? जो ओपन हो जाते हैं. और यहाँ पर ये आपको सपोज ये क्लाइस्टोगैमस जो हमेशा ये बड स्टेज में दिख रहा है आपको, बड के जैसे बंद, ये ऐसे जो फ्लावर होते हैं इसको हम लोग क्लाइस्टोगैमस बोलते हैं. ठीक है ना. चलो
नेक्स्ट वन, एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एजेंट के लिए दो एजेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। सो टू बायोटिक एजेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में विंड एंड वाटर, और बायोटिक के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट हो गए, स्नेल्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, बायोटिक, टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर द पॉलिनेशन, ओनली अ स्मॉल proportion of the plant use abiotic agent. Pollen grain coming in contact with the stigma is a chance factor in both the wind and the water pollination. To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of the pollen when compared to the number of ovule available for pollination. ठीक है, तो अभी आके पूरा मैं आपको इसमें समझाऊंगी। देखो, pollination by wind is most common amongst the abiotic pollination. Wind pollination also required that the pollen grains are light. Wind pollination की यहाँ पर देख लो, जो pollen grains है वो कैसे होनी चाहिए, light होनी चाहिए, non sticky होनी चाहिए, so that they can transport in the wind current. They often possess well exposed stamen. Stamen काफी expose होगा तो easily वहां से remove हो सकते हैं, ठीक है, so that the pollens are easily dispersed into the wind current. And large often feathery stigma. Stigma जो है वो भी feathery है ताकि वो आराम से easily उसको जल्दी से trap कर सके. Easily trap airborne pollen grain. So wind pollinated flower often a single ovule in each ovary and numerous flower packed in an inflorescence. ठीक है, so ये हमारी चीज है. Wind pollination is quite common in grasses. ठीक है, तो जो सबसे कॉमन है वो कहाँ पर होता है विंड पॉलिनेशन, दैट इज इन द ग्रासेस. नेक्स्ट है दैट इज नोन एज पॉलिनेशन बाय वाटर. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हाइड्रोफाइलस. ओके ना, हाइड्रोफाइल ही होगी हमारे. पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, बहुत रेयर है. फ्लावरिंग प्लांट एंड लिमिटिंग टू 30 genera, mostly monocots. As against this, you would recall that the water is a regular mode of transport for the female gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyte and pteridophyte. It is believed, particularly for some bryophyte and pteridophyte, that the distribution is limited because of the need for water for the transport of male and female male gamete and the fertilization. Some examples of water pollinated flower are Vallisneria hydrilla, which grow in a fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera. Not all aquatic plants use water for the pollination. Okay, in majority of the plant like water hyacinth and water lily. ठीक है, अगर हम लोग यहाँ, okay, so in majority of the aquatic plants such as water hyacinth, water lily, the flower emerged above the level of the water and are pollinated by the insect or the wind. ठीक है, and in most of the land plant. तो अब यहाँ से देखते हैं वेलिस्नेरिया, द फीमेल फ्लावर reaches to the flower by the water long stack and male pollen flower or pollen grains are released on the surface of the water. They are carried passively by the water current. ठीक है, they are carried passively by the water current. Some of them eventually reach the female flower and the stigma. In other group of water pollinators such as sea grasses, ठीक है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया. फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर एंड द pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many they are long ribbon like and carried passively in the water. So some of them reach the stigma and achieve pollination. ग्रेन्स हैं वाटर पॉलिनेटेड से, वो किससे कवर होते हैं, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से.